गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे चीन है। तो आइए देखते हैं इसको मैप के। सबसे बड़ा देश आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा विश्व है, विश्व का मैप है। यहाँ पर 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो सबसे बड़ा देश जो है रशिया है, जो कि यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। फिर उत्तरी अमेरिका का तीसरा जो सबसे बड़ा देश है वो यूएसए है। क्या नाम है? यूएसए। यहाँ मैंने क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम भी बताया है साइड में। चौथे नंबर पे चाइना है, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे हमारा भारत है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो बोलेंगे भारत का कौन सा स्थान है भाई? 7वां स्थान। अगला जो क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखेंगे 8 राज्यों से। आइए समझते हैं मैप से। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं भाई? तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आ रही है कर्क रेखा कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के बाद राजस्थान में, और फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर त्रिपुरा और मिजोरम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है कर्क रेखा कौन से राज्य से भारत से जाती है? तो ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहाँ से जाती है देख सकते हैं, राजस्थान से जाती है। बंद है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। तो भारत की जो समय रेखा है, क्योंकि हर देश का जो समय वो निर्धारित किया जाता है और ये समय रेखा से ही निर्धारित किया जाता है, जो कि एक देशांतर रेखा होती है। तो ये कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ आंसर मैंने ऑलरेडी पहले लगा दिया था शेड में। तो झारखंड से नहीं गुजरती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड से ये नहीं जा रही है। कहाँ कहाँ से जा रही है? उत्तर प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, उड़ीसा से जा रही है और आंध्र प्रदेश से जा रही है। तो भाई कितने, और मध्य प्रदेश से भी ये जा रही है। तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जाती है। कौन सी? भारतीय मानक समय। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? अब यहाँ पर मैप की सहायता से थोड़ा समझते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट भी हो सकता है। अगर कन्याकुमारी नहीं होगा तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु। तो उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है या कन्याकुमारी, जिसको कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? तो किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। कहाँ पड़ता है भाई? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। और गुहार मोती कहाँ पर है? पश्चिम गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत के चारों बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु बोलेंगे तो कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट है, उत्तरतम बोलेंगे तो इंदिरा कॉल है, और अगर पूर्वतम बोलेंगे तो कौन सा है? किबिथु है, और अगर पश्चिमतम बोलेंगे तो गुजरात है। अगला जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के जो राज्य है ये है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो याद रखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश की सीमा से त्रिपुरा भी लग रहा है, मेघालय भी लग रहा है, असम भी लग रहा है और पश्चिम बंगाल भी लग रहा है। तो भाई ये ऐसे राज्य हैं जो कौन सी सीमा से लगते हैं? बांग्लादेश की सीमा से लग। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन भारत के साथ भारत की सीमा किसके साथ निर्धारित करती है? तो कौन से देश है ये? अफगानिस्तान। कौन सा देश भाई? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है डूरंड रेखा खींची गई है, जो कि कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। यहाँ पर मैंने आपको ये डाटा भी दे दिया। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो भाई आरोही क्रम में बताना है कि आरोही क्रम का जो विस्तार है वो भारत का क्या है अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो सबसे कम है नेपाल, फिर है पाकिस्तान, फिर है चीन और फिर है बांग्लादेश। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पहले यहाँ पे आया था नेपाल, फिर आया था पाकिस्तान, फिर आया था भाई चाइना, और चाइना के बाद मैंने क्या बोला था? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतों के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैप से भी दिखाया है, ये जो श्रेणियाँ हैं ये हिमालय पर्वत है जिसको महान हिमालय भी बोलते हैं, और नीचे कौन सी है, पीर पंजाल रेंज है, और इसी के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी भाई, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की ना नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये है हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी जो है भारत की क्या है, नवीनतम पर्वत श्रेणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, और देख भी सकते हैं ये हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी है, देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देख सकते हैं हिमाचल से भी जा रही है, उत्तराखंड से भी जा रही है, सिक्किम से भी जा रही है, और कहाँ से नहीं जा रही है भाई, यूपी। ये यूपी वाला एरिया, यूपी से जो है हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं जाती है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम से जाती है, और उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, तो इसका आंसर है यू। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पर पाई जाती है, इसका जो आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो ये हमारी पीर पंजाल श्रेणी है, हिमाचल में आके धौलाधार है, फिर आगे आगे ऐसे ऐसे ये पर्वत श्रेणियाँ आती रहती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है। तो जो अरावली जो श्रृंखला है वो भारत की क्या है, सबसे प्राचीन श्रृंखला है। कौन सी है जी, अरावली श्रृंखला। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो अरावली जो, अगर मैं अरावली की बात करता हूँ, अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वो राज्य है। तो नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, तो कहाँ पर है जी, तमिलनाडु में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीलगिरी पर्वतमाला यहाँ पर जो है स्थित है, नीलगिरी पर्वत। भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पढ़ के जाएंगे, पानी की तरह पिएंगे भाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे अनाईमुड़ी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी है, इसके बीच कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इसको थोड़ा सा मैप से करेंगे, यहाँ पर दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पूर्व दिशा की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये नर्मदा और ताप्ती। इसके बीच कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये जो माउंटेन रेंजेस है ये है सतपुड़ा की। अगला जो क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। तो नंदा देवी क्या है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो भारत में एक शांत घाटी है, और भारत की कौन से राज्य में, याद रखेंगे भाई, कहाँ पर, असम में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। तो एक इसमें गलत हो सकता है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, कश्मीर। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम। शिपकिला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका आंसर ये गलत है। तो लिपुलेख कहाँ पर है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे लिपुलेख कहाँ पर है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो भारत में कौन से पठार है भाई, दक्कन के पठार। और भारत का सबसे बड़ा पठार भी कौन सा है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ है। तो भाई किस युग में ये निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था क्रिटेशियस युग में, याद रखेंगे। दक्कन के पठार का निर्माण जो है कौन सी युग में, क्रिटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो एक जल क्षेत्र होता है, तो भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपीएससी के मेंस 2005 में पूछा गया है, याद रखना है। इसका विस्तार है 12 समुद्री मील तक। तो यहाँ मैप की सहायता से हम देखते हैं कि जो प्रादेशिक सीमा है ना वो कितने मील तक हो सकती है। तो 12 समुद्री मील, और एक नॉटिकल मील जो होता है, समुद्र की जो लंबाई है उसको नॉटिकल मील में नापा जाता है। तो एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। तो इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल यूथ अध्ययन को, बाय अंकुश शर्मा मेरा नाम है फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा, जो भारत की जो तटों की जो रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी कुल लंबाई है 7516 या 7516 किलोमीटर। अब मैं मैप की सहायता से थोड़ा आपके भारत की तट रेखा दिखाना चाहूँ, तो ये है भारत की तट रेखा। गुजरात, इसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये भारत के क्या है, तटीय राज्य। आगे बात करते हैं, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। तो भारत के ऐसा कौन सा द्वीप है किससे बना है, ज्वालामुखी से बना है। तो ये कौन सा है, बेरन द्वीप। और याद रखना है, बेरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। आगे बात करते हैं, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में, भारत की परीक्षाओं में मैं ये बोलता हूँ कि ज्योग्राफी की जो ये सबसे बेस्ट सीरीज़ यूट्यूब के इतिहास में आज तक सबसे बेस्ट सीरीज़ रहने वाली है ये ज्योग्राफी की, क्योंकि मैंने ये जो चैनल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं इस वीडियो में। तो याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है कौन सा चैनल? 10 डिग्री। तो फ्रेंड्स सारे चैनल की थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बात कर। अब यहाँ पे हम अगर चैनलों की बात करते हैं तो 10 डिग्री कर रहा था अंडमान और निकोबार को, 9 डिग्री अलग करता है लक्षद्वीप, और ये लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 8 डिग्री अलग करता है मिनिकॉय और मालदीव को, और ग्रेट चैनल अलग करता है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को, और ग्रेट निकोबार और कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को अलग करता है कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, तो भारत में ये कहाँ पर है? तो याद रखना है विदर्भ जो है एक महाराष्ट्र राज्य का अंग है। कहाँ का अंग है भाई? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही जो है कोहिनूर जो हीरा है वहाँ से जो है कहाँ से मिला था? आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, एनसीआर इसको बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी में हमारा राजस्थान भी है, हमारा हरियाणा भी है, यूपी भी है, लेकिन हमारा पंजाब जो है राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं है। आगे बात करते हैं, भारत में कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है जी? यूपी, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आगे बात करते हैं, देखो आप यहाँ मैप की सहायता से, मैं आपको हर एक चीज़ मैप की सहायता से दिखा रहा हूँ। देखो यूपी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम न्यू दिल्ली, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल एक देश को भी छूता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब कि इसकी जो सीमा है वो भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से छूती है। आगे बात करते हैं, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है या कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जिले हैं? तो कौन सा है? ये भी कौन सा होगा भाई? यूपी होगा, जहाँ पर 75 जिले हैं। कितने जिले? 75। और आपको क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, ये आपको बताना है कि हिमाचल में कितने जिले हैं, क्योंकि हिमाचल राज्य से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन एग्जाम्स में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। इसका निर्माण 2 नदियों से होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? देखो अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां हैं, ये क्या बनाती है? देव प्रयाग स्थान पर ये मिलती है, और कौन सी नदी का निर्माण करती है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, जो कि कितनी बहती है? 25-25। याद रखेंगे कितनी बहती है? 25-25। याद रखेंगे गंगा जो है कितनी बहती है भाई? 25-25 किलोमीटर बहती है कौन सी? हमारी गंगा। आगे बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस स्थान से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम अलग होकर क्या पड़ जाता है भाई? जमुना। और गंगा का नाम क्या पड़ता है? पद्मा। और पद्मा और जमुना जब इकट्ठी मिलती है तो क्या बनाती है? मेघना। और वही मेघना आगे जाकर क्या बनाता है? सुंदरवन डेल्टा। आगे बात करते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? देखिए मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक सीरीज़ है, और एक सीरीज़ में आप जो है इसको प्लेबैक करके रोक भी सकते हैं और इसको स्लो प्लेबैक स्पीड में सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कम टाइम में बनाना तो है, तो थोड़ा फास्ट तो बोलना ही पड़ेगा भाई। तो नर्मदा घाटी किन श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो जो नर्मदा घाटी है वो किन श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो याद रखेंगे सतपुड़ा और विंध्याचल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं के बीच में कौन सी है? नर्मदा नदी जा रही है। कौन सी नदी जा रही है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में आता है। तो दक्षिण की गंगा भाई किसको कहते हैं? गोदावरी को। ले अवस्थित है, याद रखना है, जो ले जो शहर है कहाँ पर है भाई? जम्मू और कश्मीर में एक शहर है ले। तो ले शहर है सिंधु नदी के दाएं तरफ, बाएं तरफ। तो याद रखना है जो ले जो शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पे भाई? दाएं तट में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया। निम्नलिखित में से कौन सा लेगुन नहीं? लेगुन होता है इसको नमकीन झील नहीं है, तो याद रखना है पेरियार झील। पेरियार जो झील है मीठे पानी की झील है, ये कैसी लवणीय झील नहीं है, लेगुन झील नहीं है। अष्टमुखी झील ये भी एक लेगुन झील है। और चिल्का झील भारत की
सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? लैगून झील, चिल्का झील है, पुलिकट झील भी एक खारे पानी की झील है। तो अष्टमुखी भी खारे पानी की है, लेकिन पेरियार झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पेरियार हो जाएगा। और आईएएस प्री 2002 में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्याल क्या है? तो ये क्याल क्या है? अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो दिक्कत हो जाती है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर में दिख रहा है। तो क्याल क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे। क्याल जो है किसको कहते हैं भाई? केरल के लेगून। क्या बोलते हैं? केरल के लेगून को क्या कहा जाता है? क्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो जब मानसून आता है ना भाई, तो सबसे पहले भारत की कौन से राज्य में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे केरल में सबसे पहले मानसून आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में ना जो सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम पूरे विश्व में। भारत के कहाँ पर? मेघालय के एक जगह है, और इस जगह का नाम क्या है? तो भारत की एक जगह है जिस जगह का नाम क्या था? मौसिनराम था। आगे बात करते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। सबसे ज़्यादा मैंने बोल दिया मौसिनराम मेघालय, लेकिन सबसे कम कहाँ होती भाई? तो सबसे कम होती लेह। लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कहाँ का? भारत। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर किसका नाम हो सकता है? रेगुर जो नाम होगा भाई वो एक कपासी मिट्टी होती है। रेगुर किसको बोलते हैं? कपासी मिट्टी या काली मिट्टी। और काली मिट्टी में ही किसकी फसल होती है? कपास की फसल बहुत अधिक होती है। आगे बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत में जो सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है ना, ये कौन सा वर्ग है भाई? कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। और इसी कछारी मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बार नहीं 1000 बार, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। और बाहर थंबनेल में भी है कि ये क्वेश्चन वो है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। तो कत्था बनाने के लिए खैर की पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये खैर के पेड़ के यहाँ पर वृक्ष है। तो कत्था बनाने के लिए कौन सा? खैर का पेड़ होता है। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ये जो है हरी के बैराज, कहाँ से आती है? हरी के बैराज से। अगला क्वेश्चन है भाई दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दामोदर घाटी की निगम की जो स्थापना है, ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में, 1948 में हुई थी दामोदर घाटी निगम की स्थापना। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ सागर जो है कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी। तो रिहंद नदी भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एग मार्क है। तो एग मार्क है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में ये भी आया था यूपीएससी की प्री में। तो एग मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो सरकार के द्वारा ये एग मार्क की मोहर। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से गहरा संबंध है। तो हरित क्रांति से जो गहरा संबंध है वो है डॉक्टर किसका? डॉक्टर स्वामीनाथन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, देखो ये जो क्वेश्चन है बार बार पेपर में आते हैं। तो निम्नलिखित में से खरीफ की फसल, तो याद रखेंगे खरीफ की फसल इसमें कौन सी है? तो इसमें खरीफ की फसल जो नहीं है, क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन था कि खरीफ की फसल जो नहीं है, तो ये कौन सी नहीं थी? चना खरीफ की फसल नहीं थी, ये रबी की फसल थी। धान, मक्का और ज्वार, ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। तो यहाँ पर देखते हैं रबी की फसलों में आएगा गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों और अलसी, बहुत बार पूछा गया है। और खरीफ की फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, अरहर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और सोयाबीन। तो आपने ये दोनों की दोनों पेपर में पढ़ के जानी है कि भाई रबी की फसलें सर ने बोली है गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों और अलसी। और जबकि खरीफ की कौन सी है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, अरहर, मूंग, कपास, तंबाकू, सोयाबीन। तो ये सारी की सारी पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर ले, स्टार मार्क लगा ले। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो भारत में जो है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो किसके उत्पादन में है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे? गेहूं और गन्ना। तो गेहूं और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति, पीली क्रांति था इसमें, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे पीली क्रांति का संबंध है भाई किससे? तिलहन उत्पादन। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, जो चार्ट बार बार पेपर में पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ।
हरित क्रांति का जो संबंध था वो था भाई खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है झींगा मछली उत्पादन से। और ये क्वेश्चन ना आपको, एक तो ये रबी वाला, रबी फसल और खरीफ की फसल, और ये क्रांति वाले, ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये पहले ही आंसर यहाँ मैंने लगा दिया है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या नाम है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, वेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो भारत में एक खान है वेलाडीला खान। तो क्वेश्चन आया था पेपर में कि भाई वेलाडीला जो खान है ना वो किस से संबंधित है? तो याद रखेंगे वेलाडीला जो खान है भाई वो संबंधित है किससे? लोह अयस्क से। और ये वेलाडीला की खान कहाँ पर है? याद रखेंगे छत्तीसगढ़। कहाँ पर है भाई? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में एक शब्द है खेतड़ी। तो खेतड़ी जो है भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो प्रसिद्ध है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना है ये खेतड़ी जो है कहाँ पर है? खेतड़ी नामक जगह। तो याद रखना है खेतड़ी राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में, जहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? क्या नाम है इनका? भजन लाल शर्मा। निम्नलिखित में से शैल क्रमों में से कौन सा 90% से भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है भाई जहाँ पे 90% से अधिक कोयला निकलता है? तो बोलेंगे सर कौन सा है? गोंडवाना लैंड। कौन सा है? गोंडवाना। आगे बात करते हैं, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जीवाश्म ऐसा है जो ईंधन नहीं है? तो कोयला भी जीवाश्म है, डीजल भी, पेट्रोल भी, लेकिन लकड़ी क्या है? एक जीवाश्म नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? तो याद रखेंगे इसका क्या नाम है? डिगबोई। और ये कहाँ पर है भाई? डिगबोई जो है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है, जिसकी स्थापना हुई थी 1901 में। और याद रखना है ये कहाँ पर है? असम में। आगे बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो है? याद रखते हैं भाई कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के कौन से राज्य में? झारखंड में है। याद रखेंगे ये किस लिए फेमस है? खनिज के। आगे बात करते हैं, मेघालय का पठार है। तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीप पठारों का क्या है? भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है ये मैं आपको डिटेल से ज्योग्राफी की जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें कराऊंगा। तो क्वेश्चन था कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो याद रखेंगे कितने प्राकृतिक भाई? 8 प्राकृतिक प्रदेश, 8 नहीं सॉरी 6। क्या याद रखेंगे भाई? 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो पहला यहाँ पर गलत होगा। जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में। माना और नीति कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भीमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। तो शिपकिला कहाँ लगाएंगे भाई? हिमाचल प्रदेश। तो इसका पहला आंसर क्या होगा? गलत होगा। आगे बात करते हैं, पाल घाट निम्न में से किन के मध्य स्थित है? तो अगर मैं पाल घाट की बात करता हूँ तो पाल घाट कहाँ पर है भाई? नीलगिरी और अनाईमुड़ी। याद रखना है नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में क्या है? पाल घाट स्थित है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन जो ग्लेशियर है मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ पर स्थित है भाई? याद रखेंगे नुब्रा घाटी के उत्तर में। याद रखना है नुब्रा घाटी है एक, और वहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। तो भारत का जो सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये है भाई प्रायद्वीपीय पठार। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलेंगे किसका है जी? गुजरात का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी ब्रज घाटी में नहीं बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो ब्रज घाटी में नहीं बहती है? तो याद रखेंगे कौन सी? महानदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो जहाँ से भारत का ना ऐसा कौन सा तट है जहाँ से भाई समुद्र तल मापा जाता है? जैसे हम बोलते हैं समुद्र तल से इसकी इतनी ऊंचाई है। तो ऐसा कौन सा तट है भारत का जहाँ से समुद्र तल की बोलते हैं समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है? तो वो कहाँ से? चेन्नई तट से। कहाँ से भाई? चेन्नई। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। किसको भाई? कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर इंदिरा पॉइंट नहीं होगा तो क्या आएगा? कैप कमोरिन कन्याकुमारी। बात करते हैं तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है उनका नाम है कोरोमंडल। मैप के माध्यम से यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये जो है तमिलनाडु और कौन सा राज्य?
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन सा तट है भाई? कोरोमंडल तट। आगे बात करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर या सैडल पीक स्थित है। तो अंडमान और निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है पलायन शिखर या सैडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, और इसको पलायन शिखर भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? अंडमान निकोबार में। तो याद रखेंगे कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में है हमारा पलायन शिखर या सैडल। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु जो शुरू होता है वो कहाँ होता है? धनुषकोडी से। कहाँ से होता है जी? धनुषकोडी। बहुत बार आ गया है पेपर में। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है ना ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन याद करके जाएंगे पेपरों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो निम्नलिखित में से इन सभी में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है भाई? याद रखेंगे, रामेश्वरम द्वीप। अगला क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखेंगे भाई, भारत और पाकिस्तान। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। तो द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कौन सा है जी? बात करते हैं यहाँ पर, ये द्वीप है, इसका नाम है सेलेसेट द्वीप, और ये जो है इसी द्वीप पर कौन सा है? मुंबई शहर। और एक द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर भारत का कौन सा है? मुंबई। आगे बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। तो सलकेट द्वीप। क्या नाम है? सलसेट या सलकेट द्वीप इसको बोल सकते हैं। ये कौन सा है? मुंबई द्वीप। आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देखो यहाँ पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसके बाद बात करते हैं, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है। तो जो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी के किनारे कौन सा शहर है? बद्रीनाथ। तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो बद्रीनाथ शहर कौन सी नदी के पास है? अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी और नर्मदा ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा भाई वो कौन सा है? गोदावरी। पहले गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर ताप्ती। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? याद रखेंगे, गोदावरी बेसिन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। लगभग ये 27 से 28 मिनट की ये वीडियो बनी है और सारे के सारे क्वेश्चन आप ये नोट करेंगे। और आगे आपको किस तरह की वीडियो, आपको किस तरह का कंटेंट आप चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें किस पर मुझे आपके लिए वीडियो लानी है, क्या नीड है आपको, किस, चाहे आप ज्योग्राफी, चाहे वो HPG के है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी है, किस पर मुझे वीडियो लानी है। और बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर वीडियो आने वाली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और अच्छी वीडियो रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आप अपने भी सलाह दें, क्योंकि मैंने ये जो चैनल खोला है ये एक फ्रीली चैनल है और सभी के लिए मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दें कि किस तरह के मैं वीडियोज़ डालूँ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को भी बताएं ताकि मैं आगे के लिए अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।